स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके, एंड थर्मल कैपेसिटी। ये दो तीन चीजें डिफाइन कर ली थी हमने, समझ लिया था, न्यूमेरिकल नहीं हो पाया था, आज करेंगे उसको। हाँ जी, चलो बताओ व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहीं से शुरुआत करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है वहीं से शुरुआत करते हैं, देन वी विल मूव फर्दर। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बताओ भाई, एनीवन क्या, सभी लोग बताओ। जो हमें अमाउंट ऑफ, ठीक है, बिल्कुल सही। किसी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसको आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, जिसको हमने क्या इस तरह डिफाइन किया था, C इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। ओके, नाउ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था ये प्रॉपर्टी, डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर। वेरी गुड। एक तो पहले मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा मटेरियल आप चूज कर रहे हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इसका बिहेवियर कैसा था, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, व्हाट हैपेंस विद द स्पेसिफिक हीट, इट इज डायरेक्टली इंक्रीज, डायरेक्टली। ओके, यू कैन से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके ठीक, क्या ये मास पे डिपेंड करता है, नो नो सर, सर, नो। तो और क्या ये शेप साइज पे डिपेंड करता है, नो सर, ओके ठीक है। इट मीन्स अगर मैंने कॉपर ले लिया किसी भी शेप का, रॉड के शेप में, स्फीयर के शेप में, बॉल के शेप में, स्पेसिफिक हीट सबकी क्या आएगी, सेम। तो मास पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता, और दूसरा उसके शेप साइज वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, नहीं करता। ठीक है, चले आगे चले। अच्छा ओके यस सर, ठीक है। तो फ्रॉम हियर आई गॉट वन मोर रिजल्ट, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, MC डेल्टा T, MC डेल्टा T। जब मैं काइनेमेटिक चैप्टर में हमने रेट ऑफ चेंज की बात की थी, तो दो तरह के चेंज की बात की थी, बता सकते हैं वो क्या क्या थे, एक था इंस्टेंटेनियस और दूसरा था एवरेज। तो जो डिफरेंशिएशन वाला टर्म था dy बाय dx या dv बाय dt या dx अपॉन dt, वो क्या बताता है, और डेल्टा x अपॉन डेल्टा t क्या बताता है, डेल्टा वाला एवरेज और डी, वेरी गुड, डेल्टा वाला एवरेज वैल्यू बताता है और dt वाला इंस्टेंटेनियस बताता है। ठीक है, अब चले ये सब बात सब कॉपी में लिखा हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन, आगे बढ़े। यस सर, ठीक है, तो अगर हम ये माने फॉर एग्जांपल आई हैव टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट एट एनी गिवन टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, देखिए नीट के सिलेबस में ये चीज नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि नीट थोड़ा मैथमेटिक्स कम इन्वॉल्व करता है। एट एनी टेम्परेचर, तो जब आप डिफाइन करेंगे एट एनी टेम्परेचर, तो आप इस फॉर्म में डिफाइन करेंगे, एमडी की। लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि जब आप किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो आप डिफरेंशिएट करके निकालेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के फॉर्म में निकालेंगे क्या, बोलो भाई, यस आर यू सर, गेटिंग दिस और नॉट। यस सर, ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू, तो हमें यूज करना होगा, देखिए मैं लिख देता हूं, दिस इज फॉर dq बाय dt, नीचे क्या आ गया m, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके dq इज इक्वल टू mc dt लिख सकता हूं। यस और सर, टोटल वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं क्या, मैंने आपसे बताया था कि इंटीग्रेट का इस्तेमाल जोड़ने के लिए भी होता है, टोटल के लिए क्या करें, फॉर टोटल इंटीग्रेट, यस सर, तो जस्ट इंटीग्रेट द बोथ साइड mc dt, तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टोटल हीट बन जाएगा, और दैट विल बी इक्वल टू mc dt। लिमिट रखते हैं क्या इंटीग्रेशन में, लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, जहां से जहां तक वैल्यू दी होगी आप उसको वहां से वहां तक रख देंगे, दैट इज गोइंग टू गिव यू द स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, जब ये स्पेसिफिक वेरिएबल होगा। लेकिन अगर हमें एवरेज की बात करनी हो, एवरेज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वहां पे क्या मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, सवाल लिमिट्स नहीं है, mc डेल्टा टी, सिंपल। तो अगर इंस्टेंटेनियस स्पेसिफिक हीट की बात करें, जिसको आप स्पेसिफिक हीट एट एनी टेम्परेचर, तो क्या लगाएंगे, dq बाय dt। और अगर आपसे इफ इट इज आस्किंग यू फॉर एवरेज वैल्यू, तो mc डेल्टा टी लगा दीजिए, मींस यू कैन सी q अपॉन
m डेल्टा टी मींस टोटल, Q क्या हो गया, टोटल हीट, m तो m है, मास है उसका, और डेल्टा टी क्या है, Change in सिंपली फाइनल माइनस initial. इनिशियल टेम्परेचर, that is going to give you the value of specific heat average one. ये स्लाइड समझ में आया? तो अगर स्पेसिफिक हीट वेरिएबल दिया है तो हीट कैसे निकालोगे बेटा, इंटीग्रेट करके, और स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट दिया है तो कुछ नहीं करना, डेल्टा टी वाला कंसेप्ट लगाना है, ठीक है? Yes, sir. क्वेश्चन करें क्या इस पे? Yes, sir. ठीक है, चलें, Yes, नोट कर sir. लिया सभी ने? चलो देखो, हम Yes, आपसे sir. बहुत सिंपल प्रॉब्लम दे रहे हैं, बहुत सिंपल। मैं कह रहा हूं एक ब्लॉक है, उसका मास दे रखा है 5 kg, स्पेसिफिक हीट दे रखा है 200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर रेज किया मैंने 27 डिग्री सेल्सियस से 127 डिग्री सेल्सियस। बताओ हीट कितना होगा, हीट, how much heat will be needed to raise the temperature of a block of 5 kilogram from 27 to 127 degree Celsius? स्पेसिफिक हीट दी हुई है, फॉर्मूला लगाओ, Q इक्वल टू mc डेल्टा टी, एवरेज वाला बताओ आंसर। ओके, आकाश इज सेइंग 1 लाख, बहुत सिंपल है, Q इक्वल टू mc डेल्टा टी क्या होगा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी किया है क्या सभी ने? बहुत सिंपल, इसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम। डेल्टा टी कितना हो गया, 127 माइनस 27, तो ये हो गया 1000 into 100, दैट इज गोइंग टू गिव यू 1 लाख जूल। ठीक है, अगर मैं इस डेल्टा टी को केल्विन में रखूं तो आंसर क्या आएगा, जरा देख के बताना। Check the value. If you are going to put the value in Kelvin, जो आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है, जरा उसको केल्विन में रख के देखिए जरा। You have to do it T2 minus T1. तो T1 कितना दे रखा है मेरे पास, 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना होगा, हाउ यू कन्वर्ट इनटू केल्विन? केल्विन इज इक्वल टू C प्लस 273, तो 27 डिग्री 300 केल्विन बन जाएगा। ओके, एंड T2 इज हाउ मच, 127 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 400। तो जब मैं डेल्टा टी करूंगा तो हाउ मच आई एम गेटिंग डेल्टा टी, 100 ही मिल रहा है क्या? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिला कि अगर आप T2 माइनस T1 करते हैं तो केल्विन का और सेल्सियस का T2 माइनस T1 क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है? तो T2, लेकिन अगर मैं यही चीज T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर कर दूं तो देन, तो केल्विन की वैल्यू में आप केल्विन रखेंगे तो केल्विन में कितना रखेंगे आप, 400 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर, और जब सेल्सियस में रखेंगे तो 127 का स्क्वायर माइनस 27 का। क्या दोनों वैल्यू सेम आएंगे? नो, दोनों डिफरेंट आएंगे। तो यहां से एक कंक्लूजन क्या लिखा, नॉट इक्वल आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि अगर डिफरेंस की बात कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहा है, T2 माइनस T1 की, तो आप चाहे केल्विन में रखो चाहे सेल्सियस में रखो, आंसर सेम आएगा। ओके, लेकिन अगर डिफरेंस के अलावा कोई दूसरा फॉर्म है, T2 स्क्वायर है, क्यूब है, पावर 4 है और समथिंग एल्स, देन in that case the value will not be same. In that case the value will be different. तो अब इस पे बेस्ड मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो नोट करिए। ये सारी बात नोट हो गई क्या जो स्क्रीन पे है? सर एक मिनट, ठीक है, तो नोट डाउन करिए कि डिफरेंस ऑफ केल्विन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ सेल्सियस। केल्विन का जो डिफरेंस होता है K का डिफरेंस, मतलब T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ
सेल्सियस। लेकिन अगर उसके अलावा कुछ और आ रहा है, स्क्वायर, क्यूब, कुछ भी, तो देन यू हैव टू सी जो यूनिट दिया है वही यूनिट रखना पड़ेगा। Yes, sir. फाइन, Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी प्रॉब्लम को दे दें, सेम प्रॉब्लम दे रहा हूं, एक ब्लॉक है 5 किलोग्राम का, उसकी स्पेसिफिक हीट मैंने पीछे कितना दिया, 200 कांस्टेंट दिया है। अब मैं दे रहा हूं 20 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और हीट कर रहा हूं 27 डिग्री सेल्सियस से 127 डिग्री सेल्सियस। बताओ हीट कितना देना पड़ेगा, हाउ मच हीट? How much heat? Now tell me, is the specific heat constant है? क्या specific heat की वैल्यू constant है? No, sir. No, because T से मल्टीप्लाइड है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग स्पेसिफिक हीट आएगी, तो यू कैन से C जो है वेरिएबल है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा, MC डेल्टा T या MC DT? MCDT. MC DT, और इंटीग्रेट करेंगे तो नाउ यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, दिस वन, यहां वाला, और इंटीग्रेट करना पड़ेगा T1 से T2। और यहां पे एक चीज अब ध्यान, अब आप देखिए यहां पे, लेट अस चेक हियर। तो Q विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ mcdt, और लिमिट क्या होगा T1 से T2। अब आपको पूछेंगे हम कि सर टेम्परेचर केल्विन में रखें कि सेल्सियस में रखें, या दोनों को किसी में रख दे, फर्क काम चल जाएगा। तो m की जगह क्या रख दूं मैं, 5, c की जगह रख दिया 20t dt, और T1 से T2। 20 इंटू 5 100 आ गया, इंटीग्रेशन किसका होगा, T dt, T1 से T2। यस, T का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, T का इंटीग्रेशन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ T? T का इंटीग्रेशन कितना होगा, हाउ मच, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ T? T square upon T स्क्वायर अपॉन 2, वेरी गुड, T स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आई एम गेटिंग 50 इंटू T स्क्वायर। अब बताओ जरा, लिमिट रखेंगे तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बन जाएगा क्या? yes sir yes तो जब अब आप ये बताएं, लिमिट किस में रखें, केल्विन में रखें कि सेल्सियस में रखें, या फिर किसी में भी रख दें, आंसर सेम आएगा क्या? केल्विन और सेल्सियस का आंसर सेम आएगा, अलग आएगा? अलग आएगा। ओके ठीक, नो, तो अब आप चूज करिए कि विच यूनिट ऑफ द टेम्परेचर यू शुड कीप, केल्विन और सेल्सियस। तो वो कहां से चूज करेंगे, हम सेल्सियस की यूनिट देखेंगे, सॉरी सेल्सियस कह रहा हूं, स्पेसिफिक हीट की देखेंगे। स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर किस यूनिट में है, केल्विन में। तो इट मींस अब जो आप टेम्परेचर की लिमिट रखेंगे वो इसी में होगा जिसमें C दिया, क्योंकि आपने जिसको इंटीग्रेट किया उसका जो टेम्परेचर का लिमिट है उसी यूनिट में आप रखेंगे, लिमिट ऑफ टेम्परेचर, लिमिट ऑफ टेम्परेचर। तो 27 डिग्री सेल्सियस कितना बन गया, 300 कैलोरी, और 127 कितना बन गया, 400 कैलोरी। तो आप लिमिट रखेंगे 300 से 400, ठीक है। चलिए बताइए Q की वैल्यू कितनी आ रही, 50, अपर लिमिट रखा 400 स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर, ठीक है। T स्क्वायर था पहले अपर लिमिट, फिर माइनस, ये क्या कर रहा हूं मैं, लिमिट यहां रखना होगा ना मेरे को, लिमिट तो यहां रखेंगे, हियर आई शुड रिप्रेजेंट 300 से 400, तो 50, 1600 माइनस 900, 40,000 ओके, कितना आ रहा है, यस समवन इज गिविंग द आंसर, 35,000 आ रहा है क्या? Yes, sir. 1,60,000 माइनस 70,000, तो आई एम गेटिंग 50 इंटू 70,000, 1 2 3 70,000, तो आई एम गेटिंग 7 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, दिस अमाउंट ऑफ जूल आई एम गेटिंग। तो बी केयरफुल, यहां पे नोट करिएगा, नोट करके लिखना है क्या, पुट टेम्परेचर इन केल्विन, पुट टेम्परेचर इन केल्विन। अगर यही चीज आपके पास स्पेसिफिक हीट दिया होता है 20 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर किस में रखते हैं, सेल्सियस में। लेकिन अगर कांस्टेंट दिया है स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, तो फिर किसी में भी रख दीजिए, बिकॉज डेल्टा टी आएगा T2 माइनस T1, दैट इज गोइंग टू गिव यू द सेम वैल्यू। Yes, sir. ठीक है, नोट, पुट टेम्परेचर In
इन केल्विन। Kelvin. केल्विन में रखना होगा बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. तो ये रहा हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कब निकालते ना। अब एक और चीज आती है, एवरेज वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। पीछे वाला स्लाइड नोट हो गया कि फिर से देखा? हो गया। हो गया। तो हो गया। देखिए, अब आपसे ये जो इस प्रॉब्लम में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन अगर आपसे हम एवरेज वैल्यू पूछे स्पेसिफिक हीट की, कितनी इसकी एवरेज वैल्यू होगी, तो वो कैसे बताएंगे? तो एवरेज के लिए ये फॉर्मूला लगता है Q इज इक्वल टू एम डेल्टा टी। तो एवरेज के लिए हम लग देंगे Q अपॉन एम डेल्टा टी। तो M कितना निकाला? Q टोटल हीट कितना निकाला आपने? 35 लाख। 1 2 3 4 5। M कितना है आपके पास? प्रॉब्लम है 5 किलोग्राम। और डेल्टा टी कितना रखें? हाउ मच इज द डेल्टा टी? डेल्टा टी है 27 से 127। तो अब आप इसको डेल्टा टी की बात हो रही है बेटा, डेल्टा टी तो चाहे आप केल्विन में निकालो सेल्सियस में निकालो सेम आएगा क्या यहाँ पे? तो यहाँ कितना आ गया? 100। तो डिवाइड किया मैंने, 100 से 2 0 गया, 5 से गया 7। हाउ मच? 7000। 7000 जूल जूल किलो पर किलोग्राम। अब बताओ पर केल्विन लिखूं या सेल्सियस लिखूं? क्या लिखूं? तो पर या दोनों बराबर आएंगे और द सेम? देखिए यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकाले ना, तो एवरेज वैल्यू में डेल्टा टी आता है, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 के लिए आप चाहे केल्विन लिखो चाहे सेल्सियस लिखो, बात बराबर पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस प्रॉब्लम में T2 स्क्वायर का टर्म आ रहा है, और स्क्वायर के केस में केल्विन और सेल्सियस अलग वैल्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। हियर यू हैव टू फोकस व्हाट टू यूज, केल्विन यूज करें कि सेल्सियस यूज करें? बात समझ में आ रही है क्या मेरी? रिपीट कर दो। देखिए मैं कह रहा हूं कि जब आपने यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू देखी, तो हियर द स्पेसिफिक हीट वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कांस्टेंट है, 20 टी है। तो इसमें मुझे डेल्टा टी वाला टर्म नहीं यूज करेंगे, बल्कि स्क्वायर क्यूब या समथिंग एल्स आ रहा है। जब समथिंग एल्स आ रहा है तो वहां पे जो टेम्परेचर की यूनिट होती है वो ध्यान से देखनी पड़ेगी कि केल्विन में रखना है कि सेल्सियस में रखना है। ओके, बट जब मैं एवरेज वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट निकाल रहा हूं, तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर? डेल्टा टी का टर्म आ रहा है। और डेल्टा टी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो वेदर यू चूज द केल्विन वन और वेदर यू चूज द सेल्सियस वन, बात क्या आएगी? सेम आएगी। तो जूल पर किलोग्राम, चाहे मैं यहाँ पर डिग्री सेल्सियस रखूं और जूल बात बराबर आएगी, बिकॉज ऑफ किसकी वजह? बिकॉज ऑफ डेल्टा टी। ठीक है, यस सर। चलिए नोट कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना आगे बढ़े। डन। डन। यस सर। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हीट कैपेसिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। हीट कैपेसिटी, चलो बताओ हीट कैपेसिटी क्या होता है, जिसको हम थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं। ये टॉपिक डिस्कस हुआ था क्या? Yes, sir. ठीक है, बताइए क्या होता है। Heat needed to change temperature of given mass by बेस गिवन मास, यानी कि जब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालते हैं तो देयर यू कंसीडर द 1 किलोग्राम, दैट्स व्हाई यू कॉल इट स्पेसिफिक। और जब थर्मल की बात हो रही थी तो गिवन मास की बात कर रहे थे, तो उसकी वैल्यू आपने एस को वॉट एवर द मास इज गिवन, एस इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी किया था, टोटल हीट अपॉन टोटल टेम्परेचर। Yes, sir. और यहां से आपने क्यों निकाला था? क्यू इज इक्वल टू एस डेल्टा टी। ठीक है, और फिर Yes. आप क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी भी लिखते हैं। देन आपने इसको इक्वेट भी कर दिया था, एस डेल्टा टी इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल करके क्या मिला? एस इज इक्वल टू एमसी। तो यू कैन से द थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यही था क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके मास पे डिपेंड नहीं करती। व्हाट अबाउट द थर्मल कैपेसिटी, डज इट डिपेंड ऑन द मास? Yes, sir. Yes. ऑफ कोर्स, क्योंकि ये गिवन मास के लिए ना, तो गिवन मास का भाई ज्यादा मास होगा ज्यादा हीट, लेस मास होगा तो लेस हीट। तो डिपेंड ऑन। ठीक है, चले आगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना होगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हीट कैपेसिटी पूछ रहा है या थर्मल कैपेसिटी पूछ रहा है।
ओके चलिए, नाउ लेट अस कम टू द हीटिंग प्रोसेस. हीटिंग प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का. वी हैव टू टाइप्स ऑफ हीटिंग, सेंसिबल एंड लेटेंट. ठीक है, लेटेंट हीटिंग का नाम सुना आपने? लेटेंट हीटिंग 9th क्लास में, 10th Yes, क्लास sir. में. Yes, sir. What is that? What is the latent heating process? क्या होता है? It is used to change the state of चेंज ऑफ स्टेट. बिल्कुल, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर या वेपर से गैस की फॉर्म में. ओके ठीक है, यही होता है. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो लेटेंट हीटिंग का मतलब ये भी होता है क्या, हिडन? Yes, sir. ओके ठीक. मैं 1 मिनट, मेरे पीछे अजान हो रही है, जस्ट वेट अ मिनट, मैं 1 मिनट में शुरू करता हूँ. चलिए ठीक है. ओके, एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो आई एम सेइंग लेटेंट हीटिंग. लेटेंट का मतलब होता है हिडन हीटिंग. अच्छा, आप किसी भी हीटिंग प्रोसेस को सेंस कैसे करते हैं? हाउ डू यू सेंस हीटिंग? कैसे पता चलता है कि आपको हीट हो रहा है, कूल हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट? टेम्परेचर चेंज होने से, टेम्परेचर चेंज से. तो अगर कोई ऐसी हीटिंग प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर चेंज हो, तो सच अ हीटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस. ठीक है. और एक ऐसा हीटिंग प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज है, यानी आप हीट करें, मतलब आइदर यू गिव द हीट or you take out the heat, but the temperature remains constant. Temperature does not change. Such a heating process is called as what? Latent. Latent heating. तो temperature क्या होगा? During the latent heating, temperature is Constant. constant. Temperature is constant. Temperature is constant. अब देखिए, बेसिकली आपको जब हमने टेम्परेचर का डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, तो टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर? बेसिकली व्हाट इज टेम्परेचर? आपने पहले बताया था कि सर इट इज द डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ कूलनेस और हॉटनेस. अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल के किस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है टेम्परेचर? मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी. ओके ठीक है. तो व्हेन आई एम सेइंग यू आर हीटिंग, गिविंग सेंसिबल हीटिंग, तो कैन यू से दैट यू आर चेंजिंग द मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी? Yes. मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी. और जब आप लेटेंट हीटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, अच्छा अभी हम देखेंगे कैसे होता है लेटेंट हीटिंग प्रोसेस, क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है. तो ड्यूरिंग द लेटेंट हीटिंग प्रोसेस you're not changing the temperature. So can I say that you're not changing the molecular kinetic energy? ठीक है, Yes. क्या बोल सकते? तो ड्यूरिंग द लेटेंट हीटिंग होता है क्या? बेसिकली लेटेंट हीटिंग क्या होता है? फेज चेंज में होता है. जैसे अभी किसी 1-2 स्टूडेंट ने बोला कि सर जब हम स्टेट चेंज करते हैं, फेज चेंज का मतलब क्या हुआ? सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड बोल सकते हैं, और लिक्विड से वेपर, और फिर वेपर से लिक्विड. तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब आप किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, या फिर लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो जो आप हीट प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, दैट डज नॉट इंक्रीज द मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी,
बल्कि वो क्या करता है, फेस चेंज का मतलब क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करना। बॉन्ड ब्रेक का मतलब समझ रहे क्या, बॉन्ड ब्रेक। Yes, sir. देखो जब आप किसी चीज को सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं, ब्रेक करना या वीकनिंग करना भी। जब आप बोलते हैं सॉलिड, तो सॉलिड में बॉन्ड्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लिक्विड में क्या होते हैं, कम स्ट्रांग होते हैं, ठीक Yes, है, sir. और गैस में और कम Yes, होते हैं। जब आप किसी सब्सटेंस को सॉलिड से वेपर में ले जा रहे हैं, तो आप यही तो कहते हैं बेसिकली, आप उसके बॉन्ड्स को कमजोर कर रहे होते हैं, बॉन्ड्स को तोड़ रहे होते हैं, वीक कर रहे होते हैं, है ना? Yes, sir. ओके, तो जब आप लेटेंट हीटिंग प्रोसेस करते हैं, बेसिकली ड्यूरिंग द फेज चेंज, जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हीट उसके टेम्परेचर को ना चेंज करके, यानी मॉलिक्यूलर हीट को ना चेंज करके, बल्कि उसके बॉन्ड को वीक करता है, उसके बॉन्ड को तोड़ता है। जब वो बॉन्ड को तोड़ रहा है तो उसके स्टेट चेंज हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई द टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। Yes, I hope you are getting why. अगर कोई पूछे कि why the temperature is constant during a latent heating process, can you answer that? बता सकते हैं उसका जवाब क्या होगा? क्योंकि जो आप हीट दे रहे हैं सर, वो हीट मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी को नहीं चेंज कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, what that is doing? बॉन्ड को वीकन कर यस, रहा है। बिल्कुल से बॉन्ड को वीकनिंग और स्ट्रॉन्ग करने में काम हो रहा है ना। अगर लिक्विड से सॉलिड जा रहा है तो दैट इज गोइंग इनटू दैट एनर्जी, मींस यू कैन से दैट इज मूविंग टू द बॉन्ड ब्रेकिंग और वीकनिंग। दैट्स व्हाई द टेंपरेचर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द लेटेंट हीटिंग प्रोसेस। तो डेल्टा टी क्या होगा, जीरो, मींस टेंपरेचर क्या है, कांस्टेंट। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको ये पूरी बात बॉन्ड वीकनिंग में, Yes, ठीक sir. है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर जाने का मतलब बॉन्ड को तोड़ के उसको सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर बनाना। आई होप तो अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, वरना लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं, जरा देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इफ आई टेक एनी, हो गया, ओके, इफ आई टेक ए वाटर, कोई भी एक लिक्विड स्टेट मटेरियल, वाटर ले लेते हैं, वाटर फॉर एग्जांपल, मैंने वाटर लिया 10 डिग्री सेल्सियस पे, एक कंटेनर लिया मैंने, क्लोज कंटेनर चूज किया और उसको मैंने चारों तरफ से इंसुलेट कर दिया, और इंसुलेट करके इसमें पानी भर दिया कुछ 10 डिग्री सेल्सियस पे, और उसको मैं हीटर की मदद से हीट करने लगा। तो एज यू विल हीट, व्हाट विल हैपन विद द वाटर, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा और 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा। क्या बढ़ते 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 कहां पहुंचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे, Yes, sir. बॉइलिंग पॉइंट पे। और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, व्हाट हैपेंस, अब इसका जो लिक्विड है वो वेपर बनना शुरू हो जाएगा, Yes. एंड द लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग टू द वेपर। और जब तक ये वेपर बन रहा होगा तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्या? No. अरे फेस चेंज हो रहा है ना ड्यूरिंग द फेस चेंज। पहले देखिए वाटर का टेम्परेचर बढ़ता गया, 110 से 11, 12, 13, 18, 19, 20, 100 बढ़ गया, 80, 90, 100 पे पहुंचते ही वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। दिस इज व्हाट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन इट कम्स टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर नाउ इट्स कम अ फेस चेंज। बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, फेस चेंज प्रोसेस भी बोल सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा अगर ये बात नहीं समझी आपने। फेस चेंज के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मींस 100 डिग्री सेल्सियस पे हीटिंग प्रोसेस चलती रहेगी और पूरा का पूरा लिक्विड वेपर बन जाएगा। वंस इट इज गेट कन्वर्टेड टू वेपर, पूरा का पूरा लिक्विड वेपर बन गया, क्या फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा? Yes, sir. ठीक है। तो अब आपसे पूछे तो ये वाला प्रोसेस क्या है, फेस चेंज। इस प्रोसेस को फेस चेंज। क्या इसको मैं लेटेंट हीटिंग बोल सकता हूँ? यस सर। Yes, ओके, ये वाला कौन सा हीटिंग है, सेंसिबल? yes, sir. Yes, sir. और ये वाली हीटिंग कौन सी है? Sir. सेंसिबल, सेंसिबल है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, लेटेंट हीटिंग। तो अब हम आप दो लेटेंट हीटिंग दो तरह की होंगी, एक होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ा है आपने। तो वन इज द लेटेंट हीट, क्या हो गया, फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग बोलते हैं जिसको। और दूसरा क्या होगा, वेपराइजेशन, Yes, sir. इसको हम बोलते हैं एलएफ, फ्यूजन। और दूसरा होगा वेपराइजेशन, विच वी कॉल एज वेपर सन, लिक्विड को कन्वर्ट करना वेपर में। बहुत आसान चीजें जो आपको, विच वी कॉल इट एज एलवी, ठीक, यही बोलते हैं क्या? चलिए, तो व्हाट इज लेटेंट हीट। जैसे अगर हमने पूछा था स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो आपने बोला सर, अच्छा ये बताए फेस चेंज के दौरान व्हाट विल बी स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सब्सटेंस
ड्यूरिंग फेज चेंज, जब फेज चेंज हो रहा होगा तो स्पेसिफिक हीट कितनी होगी उस टाइम? कोई जवाब दीजिए। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला पीछे बता आपको, C इक्वल टू Q बाई M डेल्टा T। ड्यूरिंग फेज चेंज व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस? कोई जवाब कुछ सोच पा रहे हैं आप लोग? आप हीट दिए जा रहे हैं सॉलिड से लिक्विड, इनफाइनाइट, वेरी गुड। बिकॉज डेल्टा टी क्या होता है फेज चेंज के दौरान? डेल्टा टी क्या होता है? 0। तो व्हेन यू विल डिवाइड बाय Q अपॉन M, डेल्टा टी का मतलब 0। जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो इट इज गोइंग टू गिव यू वेरी बिग वैल्यू दैट यू कॉल्ड एज व्हाट? इनफाइनाइट। Infinite. So during the phase change process, the specific heat of the substance become infinite. Infinite होने का मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाना। Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. छोटे छोटे देखिए, अब LF और LV को डिफाइन Yes, करते हैं। let me explain what is LF, latent heat of fusion। स्पेसिफिक हीट को कैसे डिफाइन करते हैं भाई? कि अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कैसे डिफाइन करते हैं? कि आप किसी सब्सटेंस का 1 किलोग्राम सॉलिड ले लें और उसको कन्वर्ट कर दें उसके मेल्टिंग पॉइंट पे 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड में एट फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो जो हीट आप देंगे इसको Q, that amount of heat is called as latent heat of fusion। लिख लेंगे इस बात को, amount of heat Yes. to convert to convert 1 kilogram of Solid into liquid. liquid at melting point, उसका melting point है। That is called as latent heat of fusion, जिसको मैं LF लिख रहा हूं, latent heat of fusion। ये जो मैंने LF लिख रखा है latent heat of fusion, पूरा लिख दूं कि शॉर्ट में चल जाएगा काम? सर शॉर्ट में चल जाएगा। चलो ठीक है, आप लिख लेना खुद, latent heat of fusion which we call as LF। इसी तरह अगर मैं LV की बात करूंगा तो समझ जाएंगे वेपराइजेशन का। Yes, sir. अमाउंट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। बच्चों वाली काम थोड़ी करवाने जा रहा हूं मैं, 9th क्लास वाला, 9th में जैसे लिखवाती है, तो बस मैं आपको रिवाइज करा रहे हैं। तो 1 किलोग्राम लेना है क्या लिक्विड का, वो कन्वर्ट कर दो किसमें? वेपर में 1 किलोग्राम को। जो हीट तुम दोगे उसी का नाम क्या हो जाएगा? LV। तो क्या मैं LF को Q बाय M डिवाइड कर सकता हूँ, टोटल हीट अपॉन टोटल मास? Yes, sir. और यहां से LV क्या हो जाएगा? Q बाय Yes. M, टोटल हीट अपॉन टोटल मास। यूनिट क्या बन जाएगा भाई? जूल पर किलोग्राम। जूल पर किलोग्राम। ओके, तो मैं यहां से Q को ml लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो लेटेंट हीटिंग के दौरान जो प्रोसेस आपको मिल रहा है दैट इज Q इक्वल्स ml। Q इक्वल्स ml। ठीक है, तो अगर हम समराइज करें तो इस सेंसिबल हीटिंग में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई? MC डेल्टा T। MC डेल्टा T। MC डेल्टा T लग जाएगा, ठीक। और चेंज वाला है तो MC dt कर दोगे। और लेटेंट में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फॉर्मूला मतलब कंसेप्ट की बात हो रही है, बाय व्हाट? Q इक्वल्स ml। Is it fine? Yes, sir. Done. लिख लिया? Yes, sir. No, sir. सेंसिबल हीटिंग में MC डेल्टा T और लेटेंट हीटिंग में M इंटू L। Well. चलिए, ओके, इज इट डन टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes. sir. चलिए आगे। अब देखिए, मैं आपको कुछ डेटा दे रहा हूँ, ये डेटा आपको याद होना चाहिए। यू शुड रिमेंबर दिस डेटा, भूलना नहीं आपको। डेटा दे रहा हूं मैं वाटर के लिए, H2O के लिए, H2O। तो सबसे पहले मैं स्पेसिफिक हीट का डेटा दे रहा हूं, स्पेसिफिक हीट का डेटा। स्पेसिफिक हीट आइस का, जिसको आप सॉलिड स्टेट मान सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.5 कैलोरी
पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आप इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो यू नो हाउ मच 1 कैलोरी में कितना लिखवाया था? 4.2 जूल। 4.18 या 4.2 ले सकते हैं, इट इज 4.18, जिसको हम 4.2 लेके चलेंगे। तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट विल बिकम व्हाट, हाउ मच? 2.1 कैलोरी पर ग्राम, सॉरी कैलोरी को 4.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इट विल बिकम व्हाट? जूल। 2.1 जूल पर, और अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2100 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। वाटर ले लें हम, वाटर, तो इट विल बी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होगा। अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। Yes, sir. एंड इफ आई एम गोइंग टू टेक वेपर, तो वेपर का स्पेसिफिक हीट जो होता है दैट इज 0.48 होता है, जिसको मैं रफली 0.5 ही मान लूंगा कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे 2100 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। और लेटेंट हीट की वैल्यू वाटर की याद कर लीजिए, लेटेंट हीट LF जो होता है फ्यूजन, वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। अगर जूल में लेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 330 किलो जूल पर केजी। और LV की बात करेंगे, लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन, तो ये होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। और जूल में करेंगे 4.2 से मल्टीप्लाई करके, तो विल बिकम व्हाट? आप मल्टीप्लाई करेंगे बहुत आसानी से, तो यू आर गोइंग टू गेट हाउ मच? इट इज, एक रफली डेटा याद करने के लिए 2250 किलो जूल पर केजी। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा क्या? Yes, sir. ठीक है, चलिए। ओके, Yes, डेटा लिख sir. लीजिए, जब लिख जाए तो बता दीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। Sir, लिख लिया, लिख लिया। ओके, ठीक है। तो वाटर के केस में ये डेटा याद होना चाहिए आपको। आइस का कितना होता है, वाटर का कितना होता है, वेपर का होता है कितना, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ बेटा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बढ़ती है घटती है? When you increase the temperature, what happened with the specific heat? Increases or decreases? Increases. Increases, very good. अब ये बताओ, किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट की टेम्परेचर ज्यादा होगी या लिक्विड स्टेट की या वेपर स्टेट की? यस, बोलो ना भाई, कहाँ खो जाते हो आप लोग? किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट की टेम्परेचर ज्यादा होगी, लिक्विड स्टेट की, वेपर स्टेट की? जाहिर सी बात है वेपर की ज्यादा होगी भाई, सॉलिड की कैसे होगी भाई? आप पहले उसको गर्म करोगे लिक्विड बनेगा, फिर गर्म करोगे वेपर बनेगा। ओके, तो लॉजिकली बताओ, जब टेम्परेचर वेपर का ज्यादा है, लिक्विड का उससे कम है, सॉलिड का उससे कम है, तो स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, वेपर की कि लिक्विड की कि सॉलिड स्टेट की? वेपर की, वेपर की होनी चाहिए। लेकिन यहां पे वैल्यू किसकी दिख रही तुमको? किसकी ज्यादा दिख रही है? बोलो ना। वाटर की दिख रही? तो याद रखिएगा, वाटर एक्सेप्शन है जनरली, याद रखिए। जनरली क्या होता है, जनरली व्हाट हैपेंस, स्पेसिफिक हीट गैस का ज्यादा होता है किससे? लिक्विड से। और लिक्विड का ज्यादा होता है किससे? सॉलिड से। वाटर एक्सेप्शन है, वाटर इज एक्सेप्शन। वाटर की लॉजिक होता है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह से होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जनरली ये होता है, वाटर में एक्सेप्शन है। वाटर में सबसे ज्यादा किसका? लिक्विड स्टेट का, फिर सॉलिड स्टेट का, जिसको आप आइस बोलते हैं, और सबसे कम है गैस का। उल्टा हो गया भाई, उल्टा हो गया, है ना? इट्स अपोजिट। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, दैट इज ऑलवेज मोर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्यों? क्योंकि जब आप वेपराइजेशन करते हैं तो दैट इज एट हायर टेम्परेचर, ओके, दैट नीड्स मोर एक्सपेंशन, मोर वर्क डन। तो वेपराइजेशन करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा हीट रिक्वायर होगा एज कंपेयर टू द मेल्टिंग। इस बात को नोट कर लीजिएगा, वेपराइजेशन नीड्स
more heat than melting। हाँ जी, समझ में आई बात? चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, हीट कर्व पढ़ते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होगा दैट विल बी मोर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके डन? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब देखिए, आप हेडिंग डालिएगा हीट कर्व। हीट कर्व, हीट कर्व में क्या करेंगे हम? व्हाट वी टेक फॉर एग्जांपल, किसी सब्सटेंस का मैंने सैंपल लिया और उसको उसमें क्लोज कंटेनर भर के और किसी हीटर से मैं इसको हीट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ सम हीटर, और पावर हमको दे रखा है कांस्टेंट। पावर, पावर समझते हैं? पावर, व्हाट इज पावर? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। Yes, sir. Yes. एनर्जी अपॉन टाइम, तो आई कैन राइट पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम। तो कैन आई से हीट विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम? Yes, Yes, sir. sir. सिंपल। तो अगर मैं टाइम के साथ में पावर निकालना चाहूंगा तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज गोइंग टू गिव मी द वैल्यू ऑफ पावर हीटिंग। नाउ अगर हमने फॉर एग्जांपल, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ टेम्परेचर वर्सेस हीट कर्व, का मतलब वो टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। टेम्परेचर ऑन दिस एक्सिस वी हैव टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर होगा और एक्स एक्सिस पे क्या होगा भाई? टाइम। ठीक है, एक मिनट, चलो ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम, और इस पे मैं मार्क कर देता हूं इसका मेल्टिंग पॉइंट, और कहीं पे मार्क कर दिया फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ही तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। हाँ जी, सेम मेल्टिंग पॉइंट को तो फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, जहां पे मेल्ट होता है वहीं पे फ्रीज होता है। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल आई स्टार्ट हीटिंग इट, मैं इसको हीट करना शुरू कर रहा हूं मेल्टिंग पॉइंट से नीचे। लाइक एग्जांपल आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ आइस। आइस लिया है मैंने एट -20 डिग्री सेल्सियस। जब हम आइस को -20 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना शुरू करेंगे तो व्हाट विल हैपन एट द बिगिनिंग? आइस का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। कब तक बढ़ेगा? और टेम्परेचर बढ़ते 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 तक कहां पहुंचेगा? मेल्टिंग पॉइंट पे। Yes, sir. और जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा आप वो फेज चेंज में शुरू हो जाएगा, लेटेंट हीटिंग होने लगेगी एंड द होल आइस विल बी कन्वर्टेड टू लिक्विड। वो कंटेनर के अंदर जो आइस था पहले उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू होगा -20 से, और वो फिर अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, और मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचते उसकी मेल्टिंग शुरू हो जाएगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, Yes. क्या बोलते हैं इसको? लेटेंट हीटिंग। अब एक टाइम आएगा जब सारा का सारा सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, देन अगेन योर टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग। कब तक? बॉइलिंग पॉइंट तक। ओके ठीक, एक बार जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो नाउ इट विल अगेन स्टार्ट फेज चेंज, और जब फेज चेंज होगा तो अगेन द टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। Yes, sir. फिर पूरा पूरा जो लिक्विड है वो ऊपर में बन जाएगा, देन अगेन द टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग। तो इफ आई विल मार्क इट हियर, मार्किंग करें तो ये सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड है, ये पूरा का पूरा लिक्विड है, ये लिक्विड प्लस वेपर है, और ये क्या वेपर है? समझ में आ रही है क्या बात? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. O A B C D। तो इफ आई विल आस्क यू, BC क्या है? लिक्विड स्टेट। CD क्या है? व्हाट इज CD? लिक्विड प्लस वेपर, फेज चेंज बोल सकते हैं क्या? तो अगर हम पूछे कि इसमें सेंसिबल हीटिंग कितनी हुई है, हाउ मच सेंसिबल हीटिंग? सेंसिबल हीटिंग क्या हुआ? OA, और कहां पे हुआ है? BC एंड D। D. अच्छा, लेटेंट हीटिंग कहां से कहां तक हुई है? बोलो ना भाई, छोटा आसान आसान चीज। लेटेंट AC ने, AC कहां हो गया भाई? लेटेंट हीटिंग क्या? A to B, ओके, AB और CD। ये दो जो है लेटेंट हीटिंग प्रोसेस है। ठीक है, चलिए नोट करिए इस चीज को, हीट कर बोलते हैं इसको, हीट कर, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। Done. Done.
ओके ठीक है, चलिए अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं हम लोग, स्लोप। ठीक है, इसको नोट कर लिया, चलिए देखिए, लिखिए जरा, स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ, न्यूमेरिक, ये सारे टर्म्स हम डिफाइन कर लेंगे तो फिर सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स और कंपटीशन के क्वेश्चंस ही करने वाले अगले क्लास में। स्लोप ऑफ ग्राफ देखिए, अगर आपने कोई ग्राफ बना दिया, लेट मी टेक, इधर वाई एक्सिस ले लिया, इधर एक्सिस ले लिया, और कुछ हमने ग्राफ बना दिया, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, नॉन स्ट्रेट लाइन भी, इट कैन बी एनी ग्राफ, ग्राफ कैन बी ऑफ एनी शेप, कुछ भी बना दिया मैंने। स्लोप का मतलब क्या होता है, कैन एनीवन टेल मी, कोई आइडिया स्लोप का मतलब? कोई क्लास में जो बता सके स्लोप का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप? सर डायरेक्शन है। डायरेक्शन नहीं, देखिए स्लोप का मतलब होता है ग्राफ का रेट ऑफ चेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? Rate of change. और रेट ऑफ चेंज दो तरह के होते हैं, कैसे? एक तो क्या होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और दूसरा डी वाई बाई डी एक्स। तो बेसिकली वाई क्या होता है? आउटपुट होता है। जब आप ग्राफ बनाते हैं किसी चीज का तो वाई क्या होता है? आउटपुट, और एक्स क्या होता है? इनपुट। जैसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम में टाइम क्या था? इनपुट था, और वेलोसिटी क्या है? आउटपुट। कि किस तरह से वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो टाइम आपका इंडिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। ओके, तो स्लोप बेसिकली मुझे मिल रहा है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, वाई बाई एक्स। याद रखिए, स्लोप होता है रेट ऑफ चेंज, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। याद रहेगी ये चीज? नीट के स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग भूल जाते हैं, मैथ वाला तो पढ़ता। स्लोप का मतलब रेट ऑफ चेंज दैट इज इक्वल टू वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो इसमें अगर मैं ग्राफ में देखूं, क्या इसको डेल्टा वाई बोल सकता हूं? Yes, sir. एंड कैन आई कॉल दिस डेल्टा एक्स? Yes, sir. तो स्लोप आपको देखा रेट ऑफ चेंज दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। और पर इस ट्रायंगल में देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या कहलाता है? पी बाई बी, tan थीटा, tan theta. So I can also call the slope is given by tan theta. I can also call that slope is given by Tan theta. tan theta. Tan theta से slope हम निकाल सकते हैं। tan theta की मदद से we can calculate the slope of any graph. Yes, slope का sir. कंसेप्ट समझ में आया? पक्का? Yes, sir. ठीक है, इसको नोट करो, आगे चलते हैं। अगर हम आपके पास दे दें कि आई हैव बीन गिवन अ, काइनेमेटिक्स में आ जाए जो आपको पता, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा बेटा? क्या इसके स्लोप को मैं dv by dt लिख सकता हूँ, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस? Yes, sir. एंड व्हाट इज dv by dt? Acceleration. Acceleration. तो वेरी सिंपली आई कैन से दैट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स मी एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मैं मोमेंटम टाइम ग्राफ बना दूं, p वर्सेस t ग्राफ, तो इसका स्लोप क्या देगा बेटा? Force. फोर्स, dp by dt, रेट ऑफ मोमेंट, स्लोप क्या? रेट ऑफ चेंज, मोमेंटम ऑफ टाइम दैट इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, नोट करिए जरा इस बात को। Done. ठीक है, चलिए। Now if I have been given a temperature versus time graph. So previous slide, please. Okay, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, श्योर, व्हाई नॉट। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स दैट इज गोइंग टू गिव मी एवरेज। और ये कौन सा स्लोप देता है? डी वाई बाय डी एक्स। व्हाट डज दिस गिव मी? Instantaneous. इंस्टेंटेनियस, यानी एट अ पॉइंट वाला, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट एट अ पॉइंट। और ये एवरेज क्या देता है? 2 पॉइंट के बीच में। Yes, sir. हाँ जी, आगे बढ़े। Yes, sir. अगर मुझे टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ दे दो, जिसको आप हीट कर्व बोलते हैं, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, और इसका स्लोप पूछे, तो इसका स्लोप किसके बराबर होगा? स्लोप ऑफ टेम्परेचर टाइम। सोच के बताओ, तुम्हें फॉर्मूला पता है, Q इक्वल टू MC डेल्टा T। जस्ट टेल मी व्हाट डज द टेम्परेचर टाइम ग्राफ गिव्स यू?
हाँ, एक आंसर मेरे पास आ रहा है एमसी दे रहा है। ओके, एमसी क्या कहना चाहिए तनिषा? तनिषा, एमसी का मतलब आप यू वांट टू से हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। ठीक है, देखते हैं। तो आपने पीछे देखा क्यू को मैं पावर इनटू टाइम लिख सकता हूँ क्या? क्यू को पी डेल्टा टी, बिकॉज यू नो पावर इज इक्वल टू, यहां से देखिए पावर क्या है, पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, तो क्यू कैन रिटन एज पावर इनटू टाइम, लिख सकते हैं। So, ठीक है, तो क्यू को मैं लिख सकता हूँ पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। स्लोप का मतलब क्या होगा? स्लोप का मतलब है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा स्मॉल टी लिख सकते हैं, टेम्परेचर अपॉन टाइम। yes, so, ठीक है, तो नाउ फ्रॉम हियर इफ आई एम गोइंग टू गो, तो इसको लिख सकता हूं पी अपॉन एम सी दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा स्मॉल टी। अब जरा बताना बेटा, ये इसको स्लोप बोल दूं? स्लोप, Yes, sir. तो व्हाट आई एम गोइंग टू, स्लोप इज इक्वल टू पी बाई एमसी। तो एमसी नहीं आएगा तनिषा, इट इज 1/m। तो देखिए, अब क्वेश्चन में आपको पावर कांस्टेंट दिया होगा कि भाई जो हीटर है उसका पावर तो फिक्स होगा ना, पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट, 400 वॉट, 600 वॉट, 800 वॉट, द पावर विल बी गिवन टू यू कांस्टेंट। तो पावर तो मेरे को कांस्टेंट दिया रहेगा, तो कैन आई से द स्लोप विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/mc, yes, so, और आई कैन से स्लोप विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/s, yes, 1/s। तो जितना ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, सॉरी उतना कम क्या होगा, स्लोप इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो आई कैन राइट, क्या मैं इसको कंक्लूड कर सकता हूं क्वेश्चंस के लिए कि मोर स्पेसिफिक हीट लेस स्लोप। बोलो भाई, क्या मैं कैन आई राइट लाइक दिस? yes, so, Yes, sir. मोर सी लेस स्लोप, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना कम स्पेसिफिक हीट होगा, द रिवर्स इज ट्रू। एंड स्लोप, यू नो द स्लोप इज गिवन बाय व्हाट, tan थीटा। स्लोप किसके बराबर है? tan थीटा। ये सब थ्योरेटिकल। चलिए क्वेश्चन करें इसके ऊपर बेस्ट। yes, so, ठीक है, let us solve a question now. Now it has been given that टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको, एंड टू liquids are there, liquid A is there, liquid B is there, and this is 37 degree and this is 53 degree। ठीक है, और कह रहा है मास ऑफ A जो है वो 2 kg है एंड मास ऑफ B जो है वो 4 kg है, एंड दे बोथ आर हीटेड विथ सेम पावर, बोथ आर हीटेड। मींस दो लिक्विड आपने लिया, एक कंटेनर में लिक्विड ए लिया, दूसरे में लिक्विड बी लिया, दोनों का हीट करना से किया सेम पावर से, हीटेड विथ, बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, दे आर हीटेड विथ सेम पावर्स। आप उसको सेम पावर से हीट कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द रेशियो ऑफ, ये ग्राफ है उनका, टेम्परेचर टाइम ग्राफ, हीट ग्राफ ये दे रखा है, फाइंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। उनके स्पेसिफिक हीट का रेशियो क्या होगा? इट मीन सी अपॉन सी डी पूछ रहा है। पीछे मैंने हिंट आपको दिया, ट्राई टू सॉल्व इट, नहीं हो पाएगा तो मैं आपको हेल्प करूंगा।
यस, आर यू गेटिंग एनी आंसर? कुछ आंसर मिल रहा है क्या? कहाँ खो गए आप लोग? No, sir. चलिए पीछे वाली स्लाइड पे जरा अपने पीछे नोट्स पे देखिए, स्पेसिफिक हीट का सर, आप रिलेशन बता क्या दो। निकला है? स्लोप का ताल्लुक किससे? स्लोप इज इक्वल टू पी बाई एमसी आया क्या? ये रिजल्ट याद रहेगा, स्लोप इज इक्वल टू पी बाई एमसी। तो मैं इस क्वेश्चन में लिख सकता हूं स्लोप इज इक्वल टू पी अपॉन एमसी, ठीक है। और स्लोप की वैल्यू किससे डिफाइन करते हैं? tan थीटा से। स्लोप किससे डिफाइन करते हैं? tan थीटा से। तो अगर हम बात करें स्लोप ऑफ ए, तो कैन आई राइट लाइक दिस? क्या मैं ये लिख सकता हूं? देखो tan थीटा ए को लिख सकता हूं p अपॉन एम ए सी ए, और Yes, tan sir. थीटा बी को लिख सकता हूं मैं p पावर अपॉन MB. एम बी सी बी, और दोनों का पावर सेम दे रखा है। थीटा ए कितना है? 37 डिग्री। tan 37 कितना होता है? अब याद ही नहीं होगा नीट वालों को। हाँ जी, है याद है? No, व्हाट sir. इज, हाँ मुझे पता था वही हटो, इसीलिए मैं चुपचाप। tan 37 की बेटा देखो याद रखिए, उतनी तो मैथ्स आनी चाहिए जो आपको डॉक्टर बना दे। इतनी मैथ आनी चाहिए जो आपको क्या बना दे? Doctor. डॉक्टर। उसके बाद देखेंगे क्या होगा, आपकी मर्जी, पढ़िएगा मत पढ़िएगा। तो tan 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/4, और tan 53 की होती है 4/3। याद कर लीजिए, इस वैल्यू को कहीं लिख लीजिए। tan 37 इज 3/4 एंड tan 53 डिग्री इज 4/3। दोनों को डिवाइड कर देता हूं मैं, रेशियो मिल जाएगा। तो लेट मी डिवाइड इट, tan थीटा ए अपॉन tan थीटा बी। ओके ग्रेट सर, एक सेशन ले लीजिए आप ट्रिग्नोमेट्री का। बिल्कुल मैं लूंगा। अच्छा आप ना, इट्स बेटर कि आप आशु सर से कहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का एक सेशन ले ले, वरना सुनिए मैं आज बात करता हूं। लेट मी डिस्कस विद सर, देन वी विल फाइंड आउट एनी सोल्यूशन फॉर दैट। ठीक है, या तो सर लेंगे, हम लेंगे, बहुत जरूरी है, बिकॉज चल नहीं पाएगा काम आपका। देखिए आप सारा कंसेप्ट जानते हुए भी अटक गए थे ना। तो tan थीटा ए को मैं लिख सकता हूं p अपॉन एम ए सी ए, और tan थीटा बी को लिख सकता हूं p अपॉन, अपॉन लिखूंगा तो ऊपर चला जाएगा, एम बी सी बी। पावर सेम है, कैंसिल। ओके, नो मास ऑफ बी कितना दे रखा है? 4। स्पेसिफिक हीट सी का मुझे नहीं पता, नीचे। मास ऑफ ए कितना दे रखा है? 2 इंटू सी बी। अच्छा tan थीटा ए कितना लिख दूं बेटा मैं? 3/4। Yes, और sir. नीचे क्या है? tan थीटा बी को क्या लिख दूं? 4/3। तो 4/3 को 3/4 ऊपर चला जाएगा, Yes, sir. नीचे 10। देखिए एक बात समझिए, अगर आप चाहते हैं आप डॉक्टर बन जाए, तो मैथमेटिक्स आपको इतनी आनी चाहिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो इक्वेशंस आ रहे हैं वो आपसे सॉल्व हो जाए। अगर आप मैथ्स में कमजोर है या किसी वजह से आप मैथ्स से भाग रहे, तो ये जानिए कि डॉक्टर आप नहीं बन पाएंगे, कोई और बन जाएगा, आप नहीं बन पाएंगे। तो आपको अपने इन चीजों को बुरा मत मानिएगा, बट मैंने देखा है इन माई एक्सपीरियंस कि इन मोस्ट ऑफ द टाइम, सभी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मायो के स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं मैथमेटिकल सॉल्विंग में। देखो अब मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स में मैथ्स ही लगा के तो सॉल्व करना है ना, अब वो वाली मैथ्स नहीं, ये कॉम्प्लेक्स वाली, लेकिन मल्टीप्लाई, डिवाइड, ट्रिग्नोमेट्री ये तो आती रहेगी बार बार, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। इससे पीछा छूटने वाला है क्या तुम्हारा? No, sir. नहीं। अच्छा, तो अगर आप इस चीज से पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे तो पता है क्या होगा? आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, आप एमबीबीएस नहीं निकाल पाएंगे। सॉरी टू से दैट, इट इज नॉट योर जॉब। यू शुड नो दैट अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स। उतनी तो शक्कर डालो कि चाय पी ली जाए, फीकी चाय नहीं पी जाएगी भाई। आई एम नॉट सेइंग कि बी एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स, लेकिन एटलीस्ट यू शुड हैव दैट अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया? 9/16 हो जाएगा क्या? Yes, sir. ठीक है, देखो tan थीटा ए की वैल्यू 3/4, और नीचे tan थीटा बी, तो मैंने 4/3 को रिवर्स कर दिया तो 3/4 हो गया। और राइट साइड में क्या आ रहा है? 4, ये कैंसिल कर दो, 2 हो जाएगा क्या? तो राइट साइड में आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ सीबी अपॉन सी ए। एम आई राइट? देखो भाई सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं? ग्राफ दिया था, ग्राफ से मैंने स्लोप को पता किया, स्लोप हमने पीछे निकाला था m अपॉन p अपॉन mc, फ्रॉम देयर आई गॉट एवरीथिंग। Yes, sir. ठीक है, तो हमें रेशियो पूछ सी अपॉन सी बी कितना हो जाएगा? सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू 2 इंटू 16 अपॉन 9, हाउ मच? 32/9। दिस इज द आंसर। हाँ जी बताइए।
आया इस स्पेसिफिक हीट रेशियो का आंसर? Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन करा दे सेम प्रॉब्लम पे, सेम पैटर्न पे, ताकि Yes, पक्का हो जाए। Yes, तो sir. इसको एक बार रिपीट कर दो। हाँ, इसी को एक बार रिपीट करते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पूरा ग्राफ समझ में आ रहा है? स्लोप आपको समझ में, व्हाट इज स्लोप बेटा? टेम्परेचर वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, बोलते रहिए ना, जस्ट कंफर्म भी, हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। Yes, स्लोप sir. के बारे में, नाउ यू हैव टेम्परेचर टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना था, तो मुझे पता चला सर डेल्टा टी बाय डेल्टा टी। अब मैं हीट के फॉर्मूले में गया, Q इक्वल टू एमसी डेल्टा टी। Q को मैं पावर इनटू टाइम लिख के मैंने देखा डेल्टा टी बाय अपॉन डेल्टा टी मींस टेम्परेचर अपॉन टाइम, स्लोप बनेगा दैट इज P बाय एमसी। याद कर लीजिए रिजल्ट, प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट, टेम्परेचर अपॉन टाइम का स्लोप P बाय एमसी होता है। प्लीज इसको रट लो, याद कर लो, समझ लो, जो भी करना है, इंपॉर्टेंट है ये। पावर हो गया, पावर कांस्टेंट हो, तो मुझे पता चला स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट है, जितना ज्यादा स्पेसिफिक हीट उतना कम क्या होगा स्लोप। क्वेश्चन दिया मैंने आपको, एक लाइन 37 है, दूसरा 53 डिग्री है, मास वगैरह दे रखा है, पूछा है स्पेसिफिक हीट का रेशियो बताओ। तो मैंने देखा स्लोप जो होगा वह P बाय एमसी होगा, तो tan थीटा ए स्लोप के बराबर होता है। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, पीछे प्रूफ किया हमने y एक्सिस अपॉन x एक्सिस के फॉर्म में, तो P अपॉन एम एस सी ए, Yes, tan sir. थीटा b क्या होगा P अपॉन एम बी सी, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो tan थीटा ए अपॉन डिवाइड करने के बाद डिवीजन तो समझ में आ रहा होगा ना भाई, देखो डिवीजन समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, P sir. से P कैंसिल हुआ, एम बी की वैल्यू रख दी, मास ऑफ बी, मास ऑफ ए की वैल्यू रखा, tan थीटा ए की वैल्यू 37 है, दैट 3/4, tan 53 रखना था मुझे ना, ये tan 53 की वैल्यू कितनी है 4/3, नीचे रखा वो 3/4 बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड में मुझे मिल गया 3 3 9/16, और राइट साइड में मुझे ये मिल गया, दिस इज दिस, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, ये सीबी अपॉन सी होगा ना, Yes, ये होगा sir. सीबी अपॉन सी ए, तो 9/16 इक्वल टू 3 सीबी बाई सी ए, तो स्पेसिफिक हीट का रेशियो मुझे मिल गया 32/29, सॉरी 9। ओके, Yes. इज दिस डन? Yes, sir. ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं अगले स्लाइड पे, ये नोट कर लिया, समझ लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम पे, बिना पीछे देखे कॉपी में आप मुझे इसका आंसर दीजिए। टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप दे रखा है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब tan 30 tan 60 की वैल्यू तो याद है ना, tan 30 1/√3, tan 60 √3, एंड दिस इज A एंड दिस इज B। आपको दे रखा है स्पेसिफिक हीट, यू हैव बीन गिवन दिस, ये रिलेशन दे रखा है, कह रहा है CA अपॉन CB, स्पेसिफिक हीट का रेशियो दे रखा है 2, फाइंड MA अपॉन MB, फाइंड MA अपॉन MB, और कह रहा है पावर सेम, दोनों को लिक्विड ए और लिक्विड बी को, सॉलिड ए और सॉलिड बी को सेम पावर की हीटर से हीट किया गया, पावर दोनों का सेम था। कह रहा है कि अगर स्पेसिफिक हीट का रेशियो 2 है तो मास का रेशियो क्या होगा? सेम फॉर्मूले से करिए, स्लोप इज इक्वल टू P बाई एमसी से करिए, एंड टेल मी द आंसर। tan 30 tan 60 की वैल्यू लगा दो, क्या हुआ? बिल्कुल जैम हो गया आप लोग का मामला,
बस ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम क्लास लीव करेंगे। ओके, नहीं हो पा रहा है क्या? स्लोप इज इक्वल टू पी बाई एम सी, पीछे निकाला क्या हमने? पी बाई एम सी स्लोप पीछे, टेम्परेचर अपॉन टाइम। देखिए यहां से कितनी आराम से, ये डेरिवेशन नहीं किया मैंने, ये वाला है ना। तो स्लोप को हम tan थीटा भी लिख सकते हैं। आंसर आ रहा है 1/2 आ रहा है, 1/2 ओके, 1/2 ओके। देखते हैं 1/2 आ रहा है क्या? तो लेट मी टेक राइट इट, tan थीटा ए, रेशियो ले लेता हूं अपॉन tan थीटा बी, रेशियो ले लीजिए दोनों का, इसको पावर अपॉन MACA, और tan थीटा बी करेंगे तो नीचे पावर अपॉन MBCB, यानी MBCB ऊपर चला गया। पावर कह रहा है दोनों हीटर का सेम है। tan थीटा ए कितना होगा? tan 30 अपॉन tan 60 इज इक्वल टू MBCB अपॉन MACA। tan 30 कितना होता है बेटा? 1/√3, और tan 60 कितना हो गया? √3। अंडर रूट ना हाँ √3, ठीक है। MB मुझे नहीं पता, तो आई एम गोइंग टू गेट मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ A इंटू CB अपॉन CA। CA अपॉन CB कितना दे रखा? 2, तो CB अपॉन CA 1/2 हो जाएगा क्या? ठीक है, तो अब ये बन जाएगा √3 इंटू √3, 3, 1/3 इज इक्वल टू MA अपॉन MB इंटू 2। तो हाउ मच उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, 1/3, 1/3 भी नहीं आ रहा है, कैसे आप लोग बता रहे हैं 2/3? ये 1/3 कहाँ आ रहा है? ये इट इज गोइंग टू कम आउट टू बी MB/MB। क्वेश्चन में MA अपॉन MB पूछा है तो रिवर्स कर देता हूं, आई एम गोइंग टू गेट, अभी आप लोग की मैथमेटिकल चीजें बहुत गड़बड़ है। MA अपॉन MB रेसिप्रोकल क्या, कितना आ गया? 3/2 आ रहा है क्या? देखो रेशियो ऑफ मास 3/2 आ रहा है, चेक करो भाई जल्दी। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए इसको नोट करिए, बाकी अगले क्लास में पढ़ते हैं। नोट हो जाए तो बताइए। सर कर लिया। ठीक है, देखिए स्लोप कैसे निकालते हैं। P/MC से पावर कांस्टेंट था, मास दे रखा था, सॉरी स्पेसिफिक हीट का रेशियो दिया था, मास के साथ हमने कैलकुलेट किया। ओके ठीक है, चला जाए, कोई Yes, डाउट? sir. चलिए ठीक है, 1 मिनट कोई ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। Bye, sir. ओके, बाय बाय, गुड ऑल नाइट द बेस्ट। सर।